हेलो प्यारे बच्चों, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 के हिंदी पाठ्यपुस्तक संचयन भाग 2 का तीसरा अध्याय टोपी शुक्ला का प्रश्न अभ्यास करेंगे, जिसके लेखक हैं राही मासूम रजा। बच्चों, टोपी शुक्ला उनके द्वारा लिखित उपन्यास है, जिसके कुछ अंश को उन्होंने हमारे साथ साझा किया है। पहला प्रश्न हमारा है, इफ़न टोपी शुक्ला की कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा किस तरह से है। तो बच्चों, हमने टोपी शुक्ला कहानी में पढ़ा है कि टोपी का सबसे पहला मित्र था इफ़न। यहाँ देखिए, टोपी हिंदू था और इफ़न मुस्लिम था। फिर भी दोनों में अटूट प्रेम था और दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे। तो बच्चों, इसका उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे, इफ़न और टोपी शुक्ला अलग अलग मजहब के होते हुए भी एक दूसरे से अटूट प्रेम करते थे, दूसरे से प्रेम रूपी अटूट बंधन में बंधे हुए थे। टोपी की दोस्ती पहले पहल इफ़न के साथ ही हुई थी। इफ़न के बिना टोपी शुक्ला की कहानी को समझा भी नहीं जा सकता। इस तरह इफ़न टोपी शुक्ला की कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। दूसरा प्रश्न हमारा है बच्चों, इफ़न की दादी अपने पीहर क्यों जाना चाहती थी। पीहर तो आप सभी समझते ही होंगे, पीहर यानी मायका। तो इफ़न की दादी जो थी बच्चों, वो जमींदार परिवार से थी। उनके पापा जमींदार थे, है ना। तो वहाँ उनको किसी चीज़ की कभी कोई कमी नहीं हुई। खाने पीने से लेकर के सभी चीज़ें उन्हें बहुत ही आसानी से मिल जाती थी। तो वो वहाँ ज़्यादा खुश रहती थी और उनकी शादी हो गई थी मौलवी परिवार में, जिस वजह से उनके ऊपर बहुत सारी पाबंदियाँ थी। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं किस प्रकार लिखा जाए। इफ़न की दादी जमींदारों के परिवार से आई थी, इसीलिए वहाँ पर किसी भी चीज़ की कोई कमी न थी। परंतु उनका विवाह मौलवी के साथ कर देने के कारण उन्हें पाबंदी में रहना पड़ता था। उन्हें पीहर का घी, दूध, कच्ची हवेली और वहाँ की स्वतंत्रता याद आती रहती थी। इसीलिए इफ़न की दादी अपने पीहर यानी मायके जाना चाहती थी। तीसरा प्रश्न हमारा है बच्चों, इफ़न की दादी अपने बेटे की शादी में गाने बजाने की इच्छा पूरी क्यों नहीं कर पाई। तो बच्चों, क्यों नहीं कर पाई थी? क्योंकि वह एक मौलवी की पत्नी थी और जिस वजह से उन्हें गाने बजाने सभी चीज़ों पर पाबंदी थी। तो इसका उत्तर लिखेंगे, इफ़न की दादी का परिवार मौलवी का होने के कारण वहाँ गाने बजाने की मनाही थी। इसीलिए इफ़न की दादी अपने बेटे की शादी में गाने बजाने की इच्छा को पूरी नहीं कर पाई। चौथा प्रश्न है बच्चों, अम्मी शब्द पर टोपी के घर वालों की क्या प्रतिक्रिया हुई। जैसा कि बच्चों हमने कहानी में पढ़ा था कि टोपी जो है वह हिंदू है। क्यों, कैसे आप कह सकते हैं कि वह हिंदू है? क्योंकि यह उसके नाम से पता चलता है। और इफ़न, अब इसके नाम से पता चलता है कि ये मुस्लिम है। लेकिन बच्चों, ये धर्म किसने बनाया? तो धर्म तो हम लोगों ने ही बनाया है। सबसे पहले हमें ये मानना चाहिए कि हम सभी एक इंसान हैं। लेखक यही कहते हैं कि चाहे कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो या किसी भी धर्म का है, सबसे पहले हम सब एक इंसान हैं। और बच्चों, टोपी को उसके घर जाना बहुत पसंद था और साथ ही दादी के साथ बैठ कर के बातें करना। अब इस पर दादी जब उसकी अम्मी यानी माँ के बारे में बात करती थी, तो वो शब्द उसे सुन कर के बहुत अच्छा लगता था। वह हमेशा रटता रहता, अम्मी, अब्बू, बाजी, है ना। तो ये शब्द उसे बहुत पसंद था। लेकिन जब वह अपने घर में अपनी माँ को अम्मी बोला, तो सभी उसे हैरान होकर के देखते रहे, क्योंकि उसका परिवार जो था वह कट्टर हिंदू था। इसका उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे, टोपी के घर वाले आधुनिक होने के बावजूद कट्टर हिंदू थे तो आधुनिक, लेकिन कट्टर हिंदू। अम्मी शब्द मुसलमानों के घर में प्रयोग होता है, पर टोपी के मुंह से अम्मी शब्द सुनते ही घर वाले सकते की स्थिति में आ गए। सकते कहने का अर्थ है बच्चों बहुत झक्के रह गए। उन्हें लगने लगा
कि जैसे उनकी परंपरा और संस्कृति की दीवारें डोलने लगी हों। उन्हें लगा कि उनका बेटा बुरी संगति में फंस गया। जब टोपी ने बताया कि यह उसने अपने दोस्त इफ़न के घर से सीखा है, तो घर में उसकी खूब पिटाई हुई। उसकी माँ थी राम दुलारी, जिसने टोपी को खूब पिटाई लगाई। 5वां प्रश्न हमारा है, 10 अक्टूबर सन 45 का दिन टोपी के जीवन में क्या महत्व रखता है? तो बच्चों, इस दिन टोपी जो है वह कसम खाता है कि वह किसी ऐसे लड़के से दोस्ती नहीं करेगा जिसके पिता का ट्रांसफ़र होता हो। अब देखिए, उत्तर लिखेंगे 10 अक्टूबर सन 45 का दिन टोपी के जीवन में एक विशेष महत्व रखता है, क्योंकि उस दिन टोपी के मित्र इफ़न के पिता का तबादला हो गया, यानी ट्रांसफ़र हो गया था। उसका मित्र उसे छोड़कर मुरादाबाद चला गया था और इसी दिन उसने कसम खाई थी कि वह तबादला होने वाले मित्र के साथ दोस्ती नहीं करेगा। इसी दिन से टोपी अकेला भी हो गया था और बाद में वह किसी से दोस्ती भी नहीं कर पाया था। 6ठा प्रश्न हमारा है, टोपी ने इफ़न से दादी बदलने की बात क्यों कही? तो बच्चों, टोपी अपनी दादी को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, क्योंकि टोपी की दादी उसे हमेशा डांटती फटकारती रहती थी और स्वभाव की वो बहुत सख्त थी। इसीलिए टोपी इफ़न से कहता कि तुम अपनी दादी को मेरे घर भेज दो और मेरी दादी को अपने घर ले जाओ, क्योंकि मेरी दादी जो है वह तुम्हारे पापा की तरह ही है। इसका उत्तर लिखेंगे, टोपी की दादी का स्वभाव सख्त और अनुशासन प्रिय था। वह बहुत ही डिसिप्लिन थी। वह हमेशा टोपी को डांटती और फटकारती रहती थी। इसके विपरीत इफ़न की दादी असीम प्यार से भरी थी। वह बहुत प्यार करती थी टोपी को। इसीलिए टोपी चाहता था कि टोपी की दादी इफ़न के यहाँ चली जाए और इफ़न की दादी टोपी के यहाँ चली आए। वे कभी बच्चों को डांटती नहीं थी और उनकी बोली भी टोपी को अच्छी लगती थी। वह सबसे बड़े प्यार से अपने पास बैठाकर बातें करती थी। इसीलिए टोपी ने दादी के इसी स्नेहपूर्ण स्वभाव के कारण इफ़न से दादी बदलने की बात कही थी। तो बच्चों, इस कहानी के माध्यम से लेखक जो हैं वह यही कहना चाहते हैं कि बच्चे को जहाँ प्यार और स्नेह मिलता है, बच्चा वहीं जाना चाहता है। 7वां प्रश्न हमारा है, पूरे घर में इफ़न को अपनी दादी से विशेष स्नेह क्यों था? तो बच्चों, इफ़न की माँ वह भी इफ़न को कभी कभार डांटती और मारती थी। इफ़न की बड़ी बहन भी उसे मारती पीटती थी और उसके पापा भी कुछ ऐसे ही थे। लेकिन दादी ही एक ऐसी थी जो इफ़न को बहुत प्यार करती थी। ना तो वो उसे कभी डांटती थी और ना ही मारती थी। तो इसका उत्तर भी हम यही लिखेंगे कि पूरे घर में इफ़न को अपनी दादी से विशेष स्नेह इसलिए था क्योंकि पूरे घर में कभी न कभी उसे कोई डांट देता था, परंतु उसकी दादी उसे कभी नहीं डांटती थी। वे उसे अच्छी कहानियाँ सुनाया करती थी। तो बच्चों, सभी प्रश्नों को अपने नोटबुक में लिखें और साथ ही बच्चों टोपी शुक्ला पर बने हुए वीडियोस को भी देखें, जिससे कि ये कहानी आपको आसानी से समझ आ जाए और फिर इससे संबंधित जो भी प्रश्न हो उसके उत्तर आप स्वयं लिख पाएँ। 8वां प्रश्न है बच्चों, इफ़न की दादी के देहांत के बाद टोपी को उसका घर खाली सा क्यों लगा? अब देखिए, टोपी और इफ़न दोनों को उसकी दादी से ही लगाव था, है ना। टोपी को भी इफ़न की दादी ही अच्छी लगती थी। अपनी दादी तो अच्छी ही नहीं लगती थी क्योंकि उसकी दादी बहुत ही कड़क स्वभाव की थी और साथ ही वह अनुशासन प्रिय भी थी। तो इसीलिए जब उनका देहांत हो गया तो इफ़न और टोपी दोनों अकेलापन महसूस करने लगे। इसका उत्तर लिखेंगे, पूरे घर में इफ़न की दादी ही थी जिससे टोपी प्रेम के अटूट बंधन से जुड़ा था। वह टोपी को बहुत दुलार करती थी और हमेशा उसे अपने पास बैठाकर बातें करती थी। अब उनके चले जाने के बाद उस घर में कोई भी दादी की तरह प्यार से बोलने वाला ना बचा। इसीलिए इफ़न की दादी के देहांत के बाद टोपी को उसका घर खाली सा लगा।
तो बच्चों, प्रश्न अभ्यास के साथ साथ आप टोपी शुक्ला पर बने हुए वीडियोस को अवश्य देखें। और इससे संबंधित अगर आपका कोई सुझाव या प्रश्न हो तो आप अपने सुझाव और प्रश्न हमें कमेंट में अवश्य लिखें, ताकि जो भी त्रुटियां वीडियोस में होती हैं उसे हम सही कर सकें। प्रश्न संख्या 9 हमारा है, टोपी और इफ़न की दादी अलग अलग मजहब और जाति के थे, पर एक अनजान अटूट रिश्ते में बंधे थे। इस कथन के आलोक में अपने विचार लिखिए। तो बच्चों, इसका उत्तर आप इस प्रकार लिखें। लेखक ने इस पाठ के अंतर्गत बताया है कि टोपी हिंदू था और इफ़न की दादी मुस्लिम, फिर भी दोनों के बीच अटूट मानवीय रिश्ता था। दोनों आपस में स्नेह के बंधन में बंधे थे। जब भी टोपी इफ़न के घर जाता, दादी के पास ही बैठता। उनकी मीठी पूर्वी बोली उसे बहुत अच्छी लगती थी। टोपी को इफ़न के घर में अपनापन मिलता था। इफ़न की दादी की भावनाओं को समझने वाला भी घर में कोई नहीं था, इसीलिए दोनों का रिश्ता जाति धर्म से परे प्यार के धागे से बंधा था। यहाँ पर लेखक ने यह समझाने का प्रयास किया है बच्चों, जब रिश्ते प्रेम से बंधे होते हैं तब धर्म और मजहब सभी बेमानी हो जाती है। बेमानी कहने का अर्थ है बच्चों, इसका कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि हम सभी पहले क्या हैं, एक इंसान है। जाति और धर्म तो लोगों ने ही बनाया है और इसके बंधन में पड़ करके हम इंसानियत को खोते जा रहे हैं। तो लेखक यहाँ पर यही कह रहे हैं कि इनके लिए जाति और धर्म बाद में है, प्रेम का बंधन पहले है। प्रश्न संख्या 10 देखिए बच्चों। प्रश्न संख्या 10 में कई प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, टोपी 9वीं कक्षा में 2 बार फेल हो गया। बताइए, ज़हीन होने के बावजूद भी कक्षा में 2 बार फेल होने के क्या कारण था। तो बच्चों, कहानी में हम सब ने पढ़ा है कि टोपी को कोई पढ़ने ही नहीं देता था। जब भी वो पढ़ाई करता तो कोई ना कोई उसे काम बता दिया करता था। दूसरा कारण था कि उसे टाइफाइड हो गया था, जिस वजह से वह पेपर ही नहीं दे पाया था, तो वह फेल हो गया। पॉइंट में ही आप इसका आंसर लिखें। पहला पॉइंट आप लिखेंगे, जब भी वह पढ़ने बैठता मुन्नी बाबू को कोई ना कोई काम निकल आता, और राम दुलारी जो उसकी माँ थी उसे कोई भी चीज़ मंगवाना होता तो वह टोपी से ही मंगवाती। तो इस तरह से वह बेचारा पढ़ाई नहीं कर पाया और फेल हो गया। दूसरा आप लिखेंगे कि उसे टाइफाइड हो गया था, जिस वजह से वह पेपर ही ना दे पाया, तो फेल हो गया। तो ये 2 पॉइंट जो हैं वह इसके उत्तर होंगे। तो बच्चों, अब हम प्रश्न संख्या 10 का दूसरा प्रश्न देखते हैं। टोपी 9वीं कक्षा में 2 बार फेल हो गया। बताइए, एक ही कक्षा में 2-2 बार बैठने से टोपी को किन भावात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तो बच्चों, सबसे पहले तो ये कि सभी उसे चिढ़ाते थे। क्लास के जो भी छोटे बच्चे थे वह सभी चिढ़ाया करते थे, क्योंकि टोपी उनके सामने अब बड़ा लगता था। और अब जो टीचर थे उसके क्लास के, वो भी उसे इग्नोर करने लगे थे। इसका उत्तर लिखेंगे, एक ही कक्षा में 2-2 बार बैठने से टोपी को कई भावनात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जैसे वह अध्यापकों की हंसी का पात्र हो गया। अब सभी अध्यापक उसका मजाक उड़ाने लगे। जो भी क्लास में आता वह उसकी मिसाल देता कि नहीं पढ़ोगे तो इसकी तरह एक ही कक्षा में कई साल तक रहोगे। कमज़ोर लड़कों के रूप में अध्यापक उसका उदाहरण देते थे। फेल होने के कारण उसके कोई नए मित्र भी नहीं बन पाए। मास्टर उसकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं देते। वह किसी से शर्म के मारे खुलकर के बातें भी नहीं करता था। तो बच्चों, इन सभी भावनात्मक चुनौतियों का सामना टोपी को 9वीं कक्षा में करना पड़ा। प्रश्न संख्या 10 का तीसरा प्रश्न देखिए। टोपी 9वीं कक्षा में 2 बार फेल हो गया। बताइए, टोपी की भावात्मक परेशानियों को मद्देनजर रखते हुए शिक्षा व्यवस्था में आवश्यक बदलाव सुझाइए। अब हमें कैसे शिक्षा व्यवस्था में बदलाव करने चाहिए ताकि ऐसे बच्चों को भावात्मक परेशानी न झेलनी पड़े। तो इसका उत्तर लिखेंगे, बच्चे फेल होने पर भावात्मक रूप से आहत होते हैं और मानसिक रूप से परेशान रहने लगते हैं। वे शर्म महसूस करते हैं।
इसके लिए विद्यार्थियों के पुस्तकीय ज्ञान को भी न परखा जाए, बल्कि उसके अनुभव व अन्य कार्यकुशलता को भी देखकर उसे प्रोत्साहन देने के लिए शिक्षा व्यवस्था में बदलाव किया जा सकता है। ऐसे बच्चों के लिए वैकल्पिक शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। शिक्षकों को इस तरह के बच्चों को समझने के लिए उचित मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए तथा परिवार वालों को भी उसकी भरपूर मदद करनी चाहिए, ना कि उसे कमज़ोर कह करके उसका मजाक उड़ाया जाए। 11वां प्रश्न बच्चों, इफ़न की दादी के मायके का घर कस्टोडियम में क्यों चला गया था? तो बच्चों, कस्टोडियम का अर्थ होता है सरकारी कब्जा। अब इफ़न की दादी की मौत के समय के आसपास उनकी स्मरण शक्ति समाप्त सी हो गई थी, यानी उन्हें कुछ भी याद नहीं रहने लगा था। उन्हें यह भी याद न रहा कि अब उनका घर कहाँ है। उनके सारे घर के लोग कराची में रह रहे थे, इसीलिए जब उनके घर का कोई वारिस नहीं रहा तो उनके मायके का घर जो था वह कस्टोडियम में चला गया, यानी सरकार का कब्जा हो गया उनके घर पर। तो इस प्रकार से आप सभी प्रश्नों के उत्तर जो हैं अपने नोटबुक में नोट कर लें और टोपी शुक्ला पर बने हुए वीडियोस को अवश्य देखें ताकि ये कहानी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो बच्चों, आज का ये प्रश्न अभ्यास का वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। यदि आपका कोई प्रश्न है, सुझाव है, तो आप अपने प्रश्न और सुझाव हमें कमेंट में लिख करके अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे अगले अध्याय के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।